चलिए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं कि आज का हमारा जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि जब युग बदलता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। युग बदलने की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब रीति काल से हमारी कविता आधुनिक काल में प्रवेश करती है, तो एक काल जो उत्तर मध्य काल का अवसान होता है इस समय में, और मुगल इस समय तक अपने पैर बहुत अच्छी तरह से पसार चुके थे, और मुगलों के कारण हमारी जो सामाजिक समस्याएं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो पहले हमारे समाज में नहीं थी, उन्होंने जन्म लिया, उनने प्रसार पाया। हमारे भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय धर्म, हमारी विरासत, इन सब पर बहुत आघात हुआ। तो इस आघात का जो परिणाम हुआ उसका हमारे साहित्य पर जो प्रभाव परिलक्षित हुआ, वो सारी विशेषताएं हमको दृष्टिपथ में रखते हुए तब हमको इस बात का जवाब ढूंढना चाहिए कि रीतिकाल आधुनिक काल में परिवर्तित कैसे हुआ। रीतिकाल में हमने देखा, जब पिछली बार हम लोगों ने बात की थी, तो रीतिकाल में क्या था कि जो कविता थी वो कैसी हो गई थी? वो अपने परिवेश से कटी हुई थी। मुख्य रूप से जो काव्य के जो विषय थे वो सब क्या थे? एक निर्धारित परिवृत्त में बंधी हुई कविता थी वो। और शिल्प पक्ष प्रधान होने के कारण क्या हुआ था? जो काव्य की आत्मा होती है, जिसे हम उसका कथ्य कहते हैं, वो कैसी हो गई थी? सामाजिक भूमिका, हम सब जानते हैं साहित्यकार का जो प्रमुख कर्तव्य होता है वो क्या होता है? वो होता है समाज को दिशाबोध कराना। जब जब समाज भ्रमित होता है, जब जब समाज संकट में होता है, जब जब समाज अपने स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा होता है, तब तब क्या देखते हैं हम कि साहित्यकार हमेशा एक मशालची की तरह, प्रेमचंद जी ने कहा है साहित्यकार मशालची होता है, वो मशाल लेकर हाथ में चलता है, लोगों को रोशनी देता है, दिशा बोध कराता है। तो रीतिकाल की जो कविता है वो अपने इस उद्देश्य में हमको कहीं पर भी सार्थक होती हुई दिखाई नहीं देती। तो जीवंतता उसकी खो गई। जो जीवंतता कहना चाहिए, या हमें कहना चाहिए जो कविता का मूल ध्येय होता है ना, तो क्या हुआ कि कथ्य की प्रधानता और कल्पना की अधिकता, ये दोनों ही गुण रीतिकालीन कविता में ऐसे थे जिसके कारण कविता जो है वो अपने परिवेश से कट गई और एक निर्धारित परिवृत्त में घूमती हुई अपने कथ्य और शिल्प के साथ वो आगे बढ़ी। तो उससे क्या हुआ कि समाज जो आक्रांताओं के कारण व्यथित था, समाज जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के लुट जाने की वजह से व्यथित था, तो उस सब को एक एक कहते हैं ना, प्यार भरी थपकी देके उमंग भरना, उत्साह भरना, लोगों में आशा का संचार करना और लोगों को ये बताना कि ये स्थितियां स्थायी नहीं हैं, हम सब मिलकर इसकी जो है वो कर देंगे। तो क्या है कि जो कविता का मूल ध्येय है वो क्यों पूरा नहीं हो पाया? क्योंकि 1700 से 1850 तक का जो समय था, 1700 से 1850 तक का समय कौन सा था? जब हमारा रीतिकाल अस्तित्व में था, और इस समय की जितनी भी विशेषताएं थी काव्य की, वो सारी की सारी समाज को दिशा बोध कराने में अक्षम सिद्ध हुई। तो जब अक्षम सिद्ध होती है तो क्या होता है? कोई ऐसा मौलिक दृष्टिकोण नहीं आया, कोई ऐसा क्रांतिकारी विचार नहीं आया, जीवन को नवीनता की तरफ, उत्साह उल्लास और कुछ प्रगति की तरफ ले जाने का कोई संदेश नहीं आया इस युग की कविता में। तो क्या हुआ कि समाज में साहित्य के प्रति थोड़ी सी कहना चाहिए अरुचि, जो जो रसिक गण थे उनके लिए केवल कविता रह गई। समाज में जो लोग ऐसे थे जिनको आवश्यकता होती है कि साहित्य पढ़कर वो अपने जीवन की दिशा को खोज सकें, जिसको पढ़कर वो ऐसा अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित कर सकें, उनके अज्ञान के अंधकार में कोई आशा की किरण प्रस्फुटित हो सके, ऐसा साहित्य जो है वो इस युग में नहीं लिखा गया। तो ये परिवेश था, आधुनिक काल के पृष्ठभूमि थी ये। तो अब इसके अलावा और क्या? कविता जो है वो जड़ता से ग्रस्त हो गई थी, ये सब हम जानते हैं। और
सौंदर्य की एक रूढ़ परंपरा, सौंदर्य का जो अर्थ था वो केवल नारी सौंदर्य तक सीमित होकर रह गया। प्रकृति के केवल उस सुंदरता तक सीमित होकर रह गया, लेकिन उस सौंदर्य से हम जीवन की जीने की कला कैसे सीख सकते हैं, ये भाव उस समय की कविताओं से जो है वो लुप्त हो गया था। तो कई ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये युग, अब यहाँ 1850 तक आते-आते हमने क्या देखा कि काय का आविर्भाव हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे जब उनका आविर्भाव हुआ तब हमने क्या देखा कि इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बन गया उनका आगमन। कैसे बन गया? जब हमने देखा कि साहित्य की विकास यात्रा जहां कहीं भी ऐसी पड़ जाती है जिसको कि हम शिथिलता कह सकते हैं, या तो वहां पर आकर उस शिथिलता को, उस जड़ता को मिटाकर और प्राणवान काव्य के संस्कार समाज में देना। तो काव्य में प्राणवान संस्कार का मतलब, जब कविता इतनी जीवंत हो जाती है, जब कविता इतनी कहना चाहिए जागरूक हो जाती है, जब कविता इतनी अपने उद्देश्य को पाने में सफल हो जाती है, कब होता है ऐसा? जब वो जन काव्य बनता है। जन काव्य माने लोक मंगल उसका उद्देश्य हो जाता है। जनता को राह दिखाना, जनता को उसके जीवन के लक्ष्य से परिचित कराना, ये जो काव्य के उद्देश्य हैं, इसमें जब कविता सफल होने लगती है तब। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु इस युग में हमारे सामने आए, जो कि इसको हम कहते हैं पुनर्जागरण का काल। ये जो पुनर्जागरण का काल है, यही हमारे आधुनिक काव्य का मूल आधार बना। ये पुनर्जागरण क्या था? जब हमने अभी जैसे बात की कि मुगलों के आगमन के कारण हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारी अवांछनीयताएं, बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ गई समाज में, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि एक परिवर्तन की आवश्यकता, एक जागरण कब कराना पड़ता है? जब कोई सुप्त अवस्था में होता है, उसी को जागृत किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा युग पुनर्जागरण, एक एक जागरण कब हुआ था? जब हमने बात की थी भक्तिकालीन आंदोलन, है ना? एक जागरण तब हुआ था जब हमारा भक्ति आंदोलन हुआ था, और दूसरा जागरण जब हमारा भारतेंदु युग आया, उस समय पुनर्जागरण का। तो ये पुनर्जागरण कैसे हुआ? हर क्षेत्र में। ये नए भारत के निर्माण का समय था। ये नए भारत हम इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि बहुत सारी पाश्चात्य विचारधाराएं इस समय तक हमारे उसमें आ गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का आगमन इस समय तक आरंभ हो गया था। तो औद्योगिकीकरण या और भी बहुत सारे अलग-अलग क्षेत्रों में हम लोग देख सकते हैं, तो उसमें परिवर्तन आना आरंभ हुए। तो इन सब का प्रभाव हमारे साहित्य पर कैसे परिलक्षित हुआ, इसकी बात अपन अभी आगे करते हैं। यहाँ हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो पुनर्जागरण का काल था, इसमें समाज की सूरत बदलना एक मुख्य उद्देश्य था। तो सामाजिक क्षेत्र में जब जो क्रांति आई, उसमें हम राजा राममोहन राय का नाम लेते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और समाज से सती प्रथा या दहेज प्रथा या और भी ऐसी कुरीतियां जो हमारे समाज को और अधिक पतित करने में अपना योगदान दे रही थी, उन सबको उन्होंने उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। तो ये सामाजिक क्षेत्र में क्रांति करने के लिए अपन ने देखा कि राजा राममोहन राय का ब्रह्म समाज, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उठाई, निभाई। उसके बाद फिर दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और धार्मिक क्षेत्र में जो विकृतियां, धार्मिक क्षेत्र में जो आडंबर कुरीतियां शामिल हो गए थे, उन अंध परंपराओं को हटा के उन्होंने कहा वेदों की तरफ लौटिए। वेद हमारे सबसे वैज्ञानिक ग्रंथ है। वेद हमारे ज्ञान के वो भंडार है। वेद का नाम, वेद शब्द का अर्थ ही है, विद धातु से बना है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, वो है वेद, है ना? तो वेदों की तरफ लौटने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उसमें हर प्रकार की समस्या का समाधान हमको प्राप्त हो जाता है। किसी भी क्षेत्र की समस्या हो, अर्थ जगत की, संगीत की, कला की, व्याकरण की, ज्योतिष की, धर्म की, भगवान के बारे में, जीव के बारे में, संसार के बारे में, जिसके भी बारे में हमारे अंदर जिज्ञासा है, उन सब के समाधान हमको वेदों में मिलते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने क्या कहा कि हम वापस वेदों की तरफ लौटें
और वेदों से हम चीजों के सही और वैज्ञानिक स्वरूप को प्राप्त करें। इसके अलावा उसी समय और कौन आया, अपन ने देखा कि एनी बेसेंट, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और एनी बेसेंट ने पाश्चात्य और भारतीय दोनों जो हमारे आध्यात्मिक तत्व थे, जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल तत्व थे, उन सब की विवेचना जो है वो उसमें हमको देखने को मिलती है कि एनी बेसेंट ने जो संदेश दिए वो ये कि भारतीय धर्म की जो मूल आत्मा है वो जन कल्याण है और सबको वो अपना मान के चलती है। तो उसके साथ हम अन्य पाश्चात्य विचारधाराओं का समावेश करके किस तरह से हम लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। मूल उद्देश्य सबका एक ही था कि भारत की जो दशा थी, अशिक्षा और गरीबी, ये दो अभिशाप की तरह से हमारे समाज में व्याप्त थे। तो ये अभिशाप कैसे मिटेंगे, ये अभिशाप कैसे, उसके लिए जो प्रयास करना होगा, तो ये प्रयास करना है, ये हर कोई नहीं सोचता। समाज की तस्वीर बदलना है, ये हर कोई नहीं सोचता। ये कौन सोचता है? जो समाज चेता होते हैं, जो समाज के प्रति जागरूक होते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। तो एनी बेसेंट ने, इसके बाद फिर रामकृष्ण परमहंस, उनका नाम अपन लेते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने अध्यात्म के माध्यम से समाज की सूरत बदली जा सकती है, ये संदेश समाज को दिया। भारतीय आत्मा, भारतीय चिंतन का जो मूल है वो है अध्यात्म, है ना? तो अध्यात्म क्या है? धर्म को और अध्यात्म को अलग अलग हमको समझना बहुत जरूरी है। धर्म जब हमारे जीवन में उतरने लगता है तब वो अध्यात्म कहलाता है। हम कितने ही धर्म ग्रंथ पढ़ लें, हम चाहे जितने भी धार्मिक आयोजन कर लें, लेकिन उनके जो मूल संदेश हैं उनको अपने जीवन में उतार के जब हम अपने आप का और समाज का परिष्कार करने लगते हैं उसके माध्यम से, तब हम आध्यात्मिक होते हैं। ये संदेश हमको किसने दिया? ये हमारे जो ठाकुर कहलाते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहलाते हैं, जिन्होंने विवेकानंद जैसा महापुरुष हमको दिया, है ना? उनकी शिष्य थे, हम सब जानते हैं। फिर विवेकानंद जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सांस्कृतिक चेतना को उद्दीप्त करने का, सांस्कृतिक चेतना को जागृत कर, ये कुछ नया नहीं था, ये सब कुछ वही था जो हमारे पास पहले से था। हमारे जीवन का जो मूल आधार था, जो हमारी जीवन शैली की वैज्ञानिकता थी, उन सबको जो इन आतताइयों के कारण नष्ट भ्रष्ट किया गया, हमारे बड़े बड़े पुस्तकालय जला दिए गए, हमारे सारे सांस्कृतिक जितने भी विरासत के मुख्य मुख्य बिंदु थे उन सबको नष्ट किया गया। तो ये सब करने के बाद एक दिन में, अचानक एक आध हफ्ते में नहीं होता ये काम, कई कई वर्ष लग जाते हैं एक चीज को परिवर्तित होने में। और सब तो हमको सबको मालूम है कितने साल मुगलों ने शासन किया, उसके बाद फिर ये वो समय था जब अंग्रेज जो है वो आना शुरू हो गए थे। तो अंग्रेजों के प्रति जो लोगों में विद्रोह की भावना जगी, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति सामने आई, जिसकी वजह से स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हुए, उन सब के पीछे जो कारण था कि ये जो हमारा कहना चाहिए पुनर्जागरण का युग था, तो हमारे जिन महापुरुषों ने इसमें योगदान दिया, उन्होंने जो जनमत तैयार किया, उन्होंने जो अपने भारतीय गौरव के प्रति लोगों को जागृत करने का काम किया। तो इसमें साहित्यिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है। किसी ने धार्मिक क्षेत्र में किया, किसने आध्यात्मिक क्षेत्र में किया, किसने सांस्कृतिक क्षेत्र में किया, किसने सामाजिक क्षेत्र में किया, ये सब अपन अभी देख रहे हैं। तो ये जो एक कहना चाहिए विस्तार इन भावनाओं का, इस परिवर्तन का जो आरंभ हुआ, उसका जो प्रतिफल हुआ, बल्कि हम कहेंगे उसका जो सत्परिणाम हुआ, वो ये कि लोगों में आतताइयों के प्रति विद्रोह का भाव जागृत हुआ। हमारे देश पर अब तक जिन्होंने आक्रमण किए, उनका जो शासनकाल था उसमें किस तरह से हमारी भारतीयता को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। अब जब अंग्रेज आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों का आगमन आपको पता है कि 1750 से, बल्कि 1750 हम नहीं कह सकते, 1707 से ही अंग्रेजों का आगमन आरंभ हो गया था। तो ये वो समय था कि लोगों के मन में ये भाव पैदा करना कि ये हमारी जो विरासत है, हमारी जो धन संपत्ति है, हमारा जो वैभव है, उसको यहाँ से ले जाके वो अपने ब्रिटेन को समृद्ध कर रहे हैं। और हम लोगों पर जिस तरह से वो अत्याचार करना आरंभ कर रहे हैं, हमारी धर्म को नष्ट करने के लिए। तो मंगल पांडे जब सामने आते हैं, उसके बाद
धीरे धीरे करके ये सुलगने लगता है और स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति हमारे सामने आती है। तो ये जो परिवर्तन का समय है, इसमें सालों साल लग जाते हैं। ये जो समय था, ये आधुनिक काल की पृष्ठभूमि था। भारतेंदु जब आए तो भारतेंदु युग की जितनी भी विशेषताएं हैं, उनमें अपन अगर बिंदुवार उनको अगर देखना चाहें तो भारतेंदु जिस समय आए तो उनके जो समकालीन का उनके साथ के जो मित्रगण थे, भारतेंदु मंडल जिनसे बना, तो उसमें प्रेमधन का नाम जानते हैं हम, राधा कृष्ण दास का नाम जानते हैं हम, है ना। इसके अलावा और अपन आगे चलते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र वगैरह, ये लोग सब इनके साथ के लोग थे। और इन सब ने मिलकर जो बीड़ा उठाया वो था राष्ट्रीय जागृति का। भारतेंदु युग की जो विशेषताएं हैं, उसमें प्रमुख रूप से ये आपको आधुनिक काल का ये जो पृष्ठभूमि थी, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। पुनर्जागरण को आप लोग जब पुस्तकों में पढ़ेंगे तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि रीतिकाल का अवसान और पुनर्जागरण का आरंभ, ये दोनों चीजों ने मिलकर आधुनिक कालीन काव्य को दिशा दी। तो ये जो दिशा दी, उसका परिणाम क्या हुआ कि भारतेंदु युग में जो साहित्य लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो ये बीड़ा उठाया कि अंग्रेजों को यहाँ से हमको किसी भी तरह से हटाना है, तो उसके लिए क्या किया जाए, अशिक्षित जनता में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा करना। ठीक है, तो ये भारतेंदु युगीन साहित्य का एक प्रमुख लक्ष्य था। ये उनकी प्रमुख प्रवृत्ति थी कि राष्ट्रीय भावना का, लोग वो क्या करते थे, छोटे छोटे नाटक लिखते थे, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक लिखते थे और अपने मित्रों के साथ मिलकर, जो देखिए पढ़ना या कविता पढ़ना या चीजों को पढ़ के समझना, ये केवल पढ़े लिखों के लिए ही संभव था। लेकिन जो भारत की जनता अशिक्षित थी, जिसकी शिक्षा का अधिकार, खासतौर से स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, बहुत सारे कारण थे जो महिलाओं में अशिक्षा फैली, समाज में अशिक्षा के कारण निर्धनता फैली, जो हमारी जो सामर्थ्य थी उसको कम किया गया। तो इन सब कारणों से जो भी कुछ दुष्परिणाम आए, तो उन लोगों में क्या करते थे, नुक्कड़ नाटक लिखते थे, जा जाके मोहल्ले मोहल्ले में, गलियों में, नुक्कड़ों पे जाके उनका अभिनय करते थे और उन अभिनयों के माध्यम से वो जनता को ये बताते थे, कहते थे, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, आओ सब मिल बैठे रोवहु भाई। ये सब क्या है कि हम इस बात का दुख मनाएं कि हमारी भारत की कितनी दुर्दशा हो गई है। दूसरी चीज, केवल दुर्दशा हो गई इतना बताना ही पर्याप्त नहीं है। ये तो सभी को पता था कि दुर्दशा हो गई। साहित्यकार का काम क्या होता है कि इस दुर्दशा से हम बाहर कैसे आए। उन्होंने किसी पाश्चात्य विचारधारा का विरोध नहीं किया, उन्होंने किसी की संस्कृति का विरोध नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ अपनी बात कहना आरंभ कर दिया। वो जो सब बजाते थे और ढम ढम की आवाज हुई, सब भीड़ इकट्ठी हो गई। जैसे इकट्ठी हो गई तो अपनी बात कहना शुरू कर देते थे, नाटकों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से। तो लोग उसमें रुचि लेते थे, रोचक शैली होने के कारण लोग उन नाटकों को देखते थे और अपनी, चाहे आप अंधेर नगरी देख लीजिए, चाहे आप उस समय की लिखी हुई और भी ऐसी किताबें जितनी भी, भारत बारहमासा जो राधा कृष्ण दास की है ना, प्रेमधन का आनंद अरुणोदय, ये सब जो ग्रंथ हैं, भारत भिक्षा, है ना, विजय वल्लरी, हार्दिक हर्षादर्श, ये सारे ग्रंथ वो थे जिसमें उन्होंने भारत की दुर्दशा से भारतीयों को परिचित कराया कि देखो, केवल दोनों समय पेट भर लेना और बच्चे पाल लेना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। इससे आगे बढ़कर हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानें और अपना एक निर्धारित करें कि अब हमें क्या करना चाहिए। अभी तक जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया, उस पर ही हम रोते रहें, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या-क्या करना है, ये सारे संदेश हमको जो है वो भारतेंदु कालीन साहित्य में देखने को मिलते हैं। सामाजिक जागरूकता का प्रयास उन्होंने किया। केवल अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार करना ही अकेला उद्देश्य नहीं था। जो समाज की स्थितियाँ बिगड़ गई थी, जो रूढ़ियाँ समाज में व्याप्त हो गई थी, उन सब के प्रति विद्रोह का भाव लोगों में, ये कि हाँ, दहेज प्रथा अब आवश्यकता नहीं है, हमें अनमेल विवाह जब किसी कारण से शुरू हुए, अब हमको आवश्यकता नहीं है। अब हमारे अंदर जो नई सोच है, तो स्पृश्यता माने छुआ-छूत का भाव, नारी शिक्षा या समाज में नैतिकता का वातावरण निर्मित करने के लिए
क्यों आवश्यक है? तो पढ़ना क्यों आवश्यक है? शिक्षित होना क्यों आवश्यक है? महिलाओं को शिक्षित करना क्यों आवश्यक है? ये सब, इन सब के बिंदु, इन सब के सूत्र हमको इस काल से दिखना आरंभ हो गए थे। जब कुछ महिलाएँ भी सामने आईं, महिलाओं को भी ऐसा लगा कि हाँ, नारी शिक्षा के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो नारियाँ स्वयं हैं, तो हमें भी इसमें योगदान देना चाहिए। तो बहुत सारी महिलाएँ उस समय ऐसी थीं, जिन्होंने नाम बदल के, क्योंकि परिवारों में उनको अनुमति नहीं थी कि वो लिखें, पढ़ें या पेपर में छपवाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उनका उद्देश्य भी यही था, समाज में क्रांति हो, समाज में परिवर्तन हो, तो उसके लिए उन्हें, किसी ने दुखिनी बाला के नाम से, किसी ने बहुत सारे, वो उसका एक अलग पूरा एक मेरे पास आर्टिकल है जिसमें उस समय की महिलाओं ने अपने लेखन के द्वारा, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो पत्रिकाएँ निकलते थे, कवि वचन सुधा वगैरह, उसमें जो नए लेखक होते थे, उनको सुधार के वो छापते थे, जिससे उनको स्वयं को भी प्रोत्साहन मिलता था और बहुत सारे लोगों के विचार ज़्यादातर लोगों तक पहुँचते थे। इस तरह से उन्होंने शिक्षा का आरंभ किया। यही वो समय था जब ज्योतिबा फुले का नाम हम सावित्रीबाई फुले को तो हम जितनी भी महिलाएँ हैं जो इस समय पढ़ लिख के कुछ बन गई हैं या किसी करने कुछ काम करने के योग्य बन गई हैं, उसके पीछे जो सावित्रीबाई फुले का योगदान था, वो हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने जितने काम किए, वो घर से निकलती थी, स्कूल का था, बहुत विरोध हुआ। समाज में उस समय स्त्रियों को शिक्षा मिले, ये स्वीकार ही नहीं था पुरुष वर्ग को। तो उन्होंने स्कूल खोला, उसमें महिलाओं को बुलाती थी वो, दोपहर में, शाम को, जिस समय जब जिसको सुविधा हो। ऐसा नहीं कि हमारी क्लास इतने बजे से इतने बजे तक ही है, जिसको आना है आ जाओ, ऐसा नहीं। जब जिसको सुविधा होती थी, उस हिसाब से वो अपना समय जो है वो परिवर्तित करके और महिलाओं को पढ़ाती थी। इसके लिए उनका इतना तक विरोध होता था कि जब वो घर से चलती थी, तो अपने बैग में एक धुली साड़ी रख के निकलती थी। क्योंकि स्कूल तक पहुँचने में, रास्ते में उनके ऊपर टमाटर फेंके जाते थे, कचरा फेंका जाता था, गंदगी फेंकी जाती थी, सिर्फ इसलिए कि ये ऐसी महिला है जो स्त्रियों को शिक्षा देने जा रही है। तो सामाजिक विरोध इतना सहन करने के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। वो अपने इस विद्यालय पहुँचती थी, वहाँ जाके अपनी साड़ी बदलती थी और धुले साफ कपड़े पहन के और पढ़ाना शुरू करती थी। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में जिन महिलाओं ने ये बीड़ा उठाया, ये जागृति की, ये आधुनिक काल के, ये वो कहना चाहिए नींव के पत्थर हैं, वो आधार स्तंभ हैं, जिनसे हम ये समझते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा का प्रसार किस तरह से हुआ और भारतेंदु मंडल ने इसमें किस तरह से अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। वो सारी महिला साहित्यकार, वो सारी महिला लेखिकाएँ, इस समय मेरे पास अभी सूची नहीं है, वरना मैं आपको उन महिलाओं के नाम और वो किस-किस नाम से लिखती थीं और किन-किन विषयों पर लिखती थीं, तो वो सब मैं आपको अगले किसी अंक में बताऊँगी कि महिलाओं को शिक्षित किस तरह से लोगों ने योगदान दिया। फिर इस युग की अगली विशेषता के रूप में हम क्या देखते हैं? प्राचीन गौरव की भावना, हमारी जो विरासत है, उससे भारतीय जनता को परिचित कराना। क्योंकि एक लंबा समय ऐसा बीत गया, जिसमें हम अपनी संस्कृति की गौरवमयी परंपरा को मानो भूल ही गए थे। क्योंकि मुगलों के शासनकाल में भारतीय संस्कृति के किसी भी गौरवमयी बात को सामने लाना या वो करना, बहुत हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे धर्म को, किस तरह से हमारी विरासत को उन लोगों ने नष्ट किया, ये अपन सब जानते हैं। फिर इसके अलावा जो हमारी विरासत केवल छायात्मक गरिमा ही नहीं रह गई, बल्कि कैसी हो गई वो, जो प्रत्यक्षवत अनुभव की जा सके। लोगों के सामने उसके सही स्वरूप को सामने लाया गया और जो-जो इतिहास हमारे सामने आता गया, वैसे-वैसे लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती गई और लोग उसमें रुचि दिखाने लगे और अपने भारतीय गौरव से वो परिचित होने लगे। ठीक है? तो रीतिकाल की अगली विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं कि श्रृंगार रस की प्रधानता। क्योंकि रीतिकाल तुरंत ही बीता था, तो उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ कविता में मौजूद थीं। उस समय श्रृंगार का जो प्राधान्य था, उसका एकदम से असर खत्म नहीं होता, है ना? तो प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, इस तरह के भी बहुत सारे ग्रंथ हमको देखने को मिलते हैं। तो श्रृंगार रस का जो है बहुत अच्छा वर्णन भी उसमें मिलता है। प्रकृति चित्रण अगली विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं। प्रकृति चित्रण क्या है? कि जितने भी नाटक थे, जैसे हरिश्चंद्र का नाटक था, भारतेंदु ने लिखा हरिश्चंद्र नाटक, तो उसमें जो हम देखते हैं कि गंगा का वर्णन,
चंद्रावली में यमुना का वर्णन, है ना? ये वर्णन प्रकृति के, केवल प्रकृति के सामान्य रूप को नहीं दर्शाते, बल्कि प्रकृति के उन तत्वों को, उन विशेषताओं को भी बताते हैं, जिससे हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रीतिकाल में हमने देखा कि प्रकृति चित्रण केवल आलम्बन रूप में किया जाता था, उद्दीपन रूप में किया जाता था, लेकिन यहाँ आके हम देखते हैं कि वो प्रेरणात्मक रूप में भी चित्रित किया गया। तो बहुत सारे ऐसी चीज, फिर विविध काव्य रूपों का प्रयोग हम देखते हैं, बहुत सारे महाकाव्य भी देखने को मिले, प्रबंध काव्य बहुत लिखे गए इस समय में, और उन प्रबंध काव्यों का जो शिल्प था उसमें वसंत तिलिका छंद, शिखरिणी, वंशस्थ, है ना, बहुत सारे छंद, मंदाक्रांता, सवैया, कवित्त, सभी प्रकार के दोहे हमको, और ब्रज भाषा का लालित्य भी हमको देखने। ये वो समय था, यहाँ से खड़ी बोली का भी आरंभ होता है। खड़ी बोली का आरंभिक रूप हमको भारतेंदु युग में देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ ब्रज भाषा का लालित्य भी देखने को मिलता है। भारतेंदु ने स्वयं ने भी ब्रज भाषा में बहुत सारी काव्य रचनाएं की। भारतेंदु युग की एक और विशेषता जो उसे अन्य युगों से अलग बनाती है, वो ये कि जिस समय भारतेंदु ने लिखना शुरू किया, जब वो समाज में अपना अस्तित्व निर्धारित कर रहे थे, बना रहे थे, उसी समय जो सबसे बड़ी प्रवृत्ति थी वो थी कि नवीन का आगमन हो रहा था। और भारतेंदु की विशेषता ये कि उन्होंने नवीन का बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन उन्होंने अपने पुरातन को नहीं भूला। जो हमारी कहना चाहिए प्राचीन विधाएं थीं, प्राचीन जो गौरव था हमारे साहित्य का, उसको उन्होंने बराबर बना। तो नवोदित आकांक्षाओं के और राष्ट्रीयता के वो प्रतीक थे। तो भारतवासी ये एक नवोत्थान के अग्रदूत के रूप में उनको जानते हैं। मध्ययुगीन पौराणिक वातावरण से जीवन और साहित्य को बाहर निकालकर भारतेंदु ने उसे आधुनिक रूप प्रदान किया, और सतत इसी बात की चेष्टा उन्होंने की। भाषा, भाव, साहित्यिक रूप आदि की दृष्टि से उन्होंने गद्य और काव्य दोनों क्षेत्रों में हिंदी भाषियों का नेतृत्व किया है। उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब अन्य कवियों और लेखकों की रचनाओं में हमें बराबर मिलता है। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि उन्होंने प्राचीन को छोड़ा नहीं, तो काव्य विधाओं के रूप में भी हम देखते हैं कि संस्कृत काल से, जब हमारे संस्कृत के आचार्य थे जिन्होंने विधाओं के स्वरूप निर्धारित किए, छंद की और अलंकारों की और काव्य के विविध रूपों की उन्होंने जब से व्याख्याएं, विवेचनाएं की, तभी हम उसी समय देखते हैं कि हमारे संस्कृत काव्य में समस्या पूर्ति नाम की एक विधा हमको दिखाई देती है। समस्या पूर्ति में क्या होता था कि जो हमारे संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने उसकी बहुत सारी परिभाषाएं की हैं, और एक श्लोक ऐसा दिया जिसमें कि उसके भाव को अधूरा छोड़ दिया या उसके स्वरूप को अधूरा छोड़ दिया, और अन्य साहित्यकार अपनी प्रतिभा से उसको पूरा करते थे। तो जो उन्होंने दिया वो है समस्या, और दूसरा साहित्यकार जो उसको पूरा कर रहा है वो है उसकी पूर्ति। तो समस्या पूर्ति एक विधा के रूप में संस्कृत काव्य में हमको बहुत विस्तार से देखने को मिलती है। अनेक संस्कृत के आचार्य जिन्होंने इस पर बात की है, इसके लक्षण बताए हैं, अनेक ग्रंथों की रचना हमको समस्या पूर्ति के रूप में देखने को मिलती है। तो उस प्राचीन विधा को भारतेंदु ने अपने युग में फिर से शुरू करवाया, और उनके जो सहयोगी थे, उनके जो अन्य साथी थे, भारतेंदु मंडल के अन्य लोग जिन्हें हम जानते हैं, तो उन सब ने समस्या पूर्ति पर अपनी लेखनी चलाई और ऐसे काव्य का सृजन किया। प्राचीन युग में एक अलग राजाओं के लिए समस्या पूर्ति का अलग साधन था, कवियों के लिए अलग था। तो उसके अलग अलग संस्कृत साहित्य में बहुत सारी विवेचना मिलती है, वो विषयांतर हो जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि समस्या पूर्ति उस काव्य को कहते हैं जिसमें शब्द का साधारण अर्थ किसी भी छंद के पूर्ण होने के लिए शब्द या वाक्य निर्माण करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जो दूसरा साहित्यकार या दूसरा
कोई भी व्यक्ति उसको जो पूरा करता है, अर्थ को पूर्ण करना, ये समस्या पूर्ति कहलाता था। तो ये भी भारतेंदु युग की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में सामने आता है। और उनके जो समकालीन थे उसमें अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने समस्या पूर्ति सर्वस्व नाम का ग्रंथ लिखा। जो किशोरी लाल गोस्वामी जी थे, उन्होंने समस्या पूर्ति मंजरी लिखा। इसी तरह से पंडित दुर्गादत्त व्यास, जिन्होंने समस्या पूर्ति प्रकाश के नाम से ग्रंथों की रचना की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समस्या पूर्ति भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रवृत्तियों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जिस तरह से साहित्य के बारे में हम बात करते हैं कि साहित्य पथ प्रदर्शक होता है, साहित्य समाज को आगे ले जाने का काम करता है। साहित्यकार को प्रेमचंद जी ने मशालची कहा है कि वो मशाल लेकर आगे चलने वाला होता है। तो इसी तरह से हम भारतेंदु के नाम से, पूरा का पूरा युग उनके नाम से इसीलिए अभिहित किया जाता है कि उन्होंने समाज को एक ऐसे परिवेश से बाहर निकाला जो हमारे भारतीय समाज के लिए कलंक था। तो उसको उन्होंने विकास की दिशा पे, आगे बढ़ने की दिशा में, और साहित्य के माध्यम से लोगों के अंदर जिस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जनमत तैयार किया और अपनी गौरवमयी परंपराओं को, गौरवमयी संस्कृति को उन्होंने लोगों के सामने लाया, इसके लिए भारतेंदु हमेशा याद किए जाएंगे और अमर हैं उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में कि उन्होंने साहित्य को एक नया आयाम प्रदान किया, जो समूचे गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और गद्य का विकास यहाँ से शुरू होने के कारण हम इस पूरे काल को गद्य काल के नाम से भी जानते हैं।